नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DSI पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। और मैं आज का टॉपिक अपना रहेगा पादप पोषक तत्व। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कल अपने क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, दिक्कत आई थी। मेरे को कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट मिले कि सर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, थोड़ा हिंदी में पढ़ाया करो। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम बताई, बहुत सारी मतलब जैसे वॉइस की प्रॉब्लम थी, इंग्लिश की प्रॉब्लम थी, अगर भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो मैंने आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश की है। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में जो कल के वीडियो में जो प्रॉब्लम आई थी वो इस वीडियो में वो प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पादप पोषक तत्व, जो अपना पहला ही चैप्टर है। इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है और एग्रोनॉमी क्या होता है, उसके बारे में बेसिक जानकारी अपन ने ले ली थी कल। और आज की क्लास में अपन पादप पोषक तत्वों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे, पादप पोषक तत्व है। तो आप जानना चाहोगे कि सर पादप पोषक तत्व होते क्या है, तो मैं बता देता हूँ कि पादप पोषक तत्व वो वे तत्व या यौगिक होते हैं जो पौधों की वृद्धि या विकास तथा उसके साथ मेटाबॉलिज्म और जो पौधों की बाह्य जरूरतें होती हैं उनकी आपूर्ति के लिए जो आवश्यक होते हैं उन्हें अपन पादप पोषक तत्व कहते हैं या एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको शॉर्टली। वे तत्व या यौगिक जो पौधों के विकास या वृद्धि, मेटाबॉलिज्म एंड बाह्य आपूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पादप पोषक तत्व। तो आप समझ ही गए होंगे कि पादप पोषक तत्व होते क्या? पौधों के विकास एवं वृद्धि, मेटाबॉलिज्म एंड बाह्य आपूर्ति के लिए जो आवश्यक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पादप पोषक तत्व। तो अपन एक डेफिनेशन तो ये होगी। इसके अलावा मैं आपको एक अदर डेफिनेशन और बता देता हूँ जो आपको मतलब समझने में इजी होगा। वो तत्व या यौगिक जिनके बिना पादप अपना जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कंप्लीट मतलब पूर्ण नहीं कर पाता, वो क्या कहलाते हैं? पादप पोषक तत्व। जिनके बिना पौधे अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाते, क्या कहलाते हैं? पादप पोषक तत्व। तो आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ गए हो कि विकास, वृद्धि, मेटाबॉलिज्म, बाह्य आपूर्ति के लिए जो आवश्यक होते हैं उन्हें अपने पादप पोषक तत्व कहते हैं। इसके अलावा वो तत्व या यौगिक जिनके बिना पौधा अपना जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर पाता उसे अपन क्या कहेंगे? आवश्यक पादप पोषक तत्व। इसके बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं कि पादप पोषक तत्व कितने होते हैं, आवश्यक पादप पोषक तत्व कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आवश्यक पादप पोषक तत्व 17 मतलब 17 होते हैं। ठीक है, आवश्यक पादप पोषक तत्व, आवश्यक पादप पोषक तत्व कितने होते हैं? 17। ठीक है, ये याद रखना। जेट में सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बहुत बार सीधा क्वेश्चन अपन सोच लेते हैं कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन जेट में उठ के आ जाते हैं, अपन गलत करके आ जाते हैं। वहां क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, ऑप्शन में आ जाएगा 16, 17, 18, 19। तो आपको क्या टिक लगाना है? 17। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं कि अपने है कि 17वां, पहले 16 पोषक तत्व थे। 1987 में 1987 में एक पोषक तत्व और ऐड किया गया था जिसको आवश्यक पोषक तत्व का दर्जा दिया गया था, घोषित किया गया था। वो कौन सा है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो 17वां आवश्यक पोषक तत्व कौन सा था? 17वां आवश्यक पोषक तत्व वो था निकल, Ni निकल।
जिसको कब ऐड किया गया था 1987, मतलब 1987 में इसको आवश्यक पोषक तत्वों का दर्जा दिया गया था। 1987 में निकल को आवश्यक पोषक तत्व घोषित किया गया था। अब आप पूछोगे कि बोस या सर कि 16 पोषक तत्व इनफ नहीं थे क्या पौधों के लिए? तो मैं बताना चाहूंगा कि 16 पोषक तत्व थे, लेकिन सबसे ज्यादा मेन पोषक तत्व मैं मानता हूं कि निकल ही है, क्योंकि अपने इंडिया में जो सर्वाधिक यूज आने वाला उर्वरक है यूरिया, उसके अपघटन में निकल का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो मैं उस योगदान को भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से निकल यूरिया के अपघटन में योगदान करता है। तो निकल को 17 पोषक तत्व घोषित करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, मैं बता देता हूं आपको कि भारत में सर्वाधिक उपयोग आने वाले उर्वरक यूरिया, जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, इसके अपघटन में सहायक होता है। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 17वां पोषक तत्व ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी। तो ऐड करने की जरूरत यूं पड़ी थी कि अपने भारत में सर्वाधिक उपयोग आने वाला नाइट्रोजन वाला उर्वरक जैसे यूरिया है, उसके अपघटन में निकल का योगदान होता है। तो अपन आगे चलते हैं कि निकल का योगदान किस तरह से यूरिया के अपघटन में था। तो मैं आपको एक रिएक्शन मतलब पूरा समझाता हूँ उसको अच्छे से। आपको बता रहा था कि यूरिया के अपघटन में निकल का योगदान किस तरह से होता है। तो अभी अपने ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख लिया पहले, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये यूरिया है अपना NH2CO NH2+2H2, ये पूरा यूरिया का फॉर्मूला है। तो अब यूरिया से अपने बनेगा यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट। तो इनके बीच में अपने सबसे पहले बता दूं कि यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में यूरिया से अपने अमोनियम कार्बोनेट बन रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी निकल का यूज नहीं आया, तो निकल का यूज डायरेक्टली इससे यूरिया से अमोनियम कार्बोनेट बनने के लिए नहीं है। जो यूरिएज एंजाइम है उसका एक घटक होता है निकल, निकल से यूरिएज एंजाइम का निर्माण होता है, और यूरिएज एंजाइम यूरिया से अमोनियम कार्बोनेट बनाने के लिए मतलब इसकी उपस्थिति होना जरूरी है। उसके बाद होता है अपना ये क्या है, अमोनियम कार्बोनेट यूरिया के अपघटन से बना हुआ प्रथम अस्थायी उत्पाद है। प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या कहलाएगा, कौन सा है, अमोनियम कार्बोनेट है। तो यूरिया के अपघटन से ये क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, जेट में सुपरवाइजर में हर जगह ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूरिया के अपघटन से बना हुआ प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है, तो क्या कौन सा है वो, अमोनियम कार्बोनेट यूरिया के अपघटन से बना हुआ प्रथम अस्थायी उत्पाद है। इसके आगे चलते अपन अमोनियम कार्बोनेट से फिर बनता है अपने अमोनिया। ये टूटेगा, ये रिएक्शन होगी, अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। टूटने से बनेंगे अपने पास दो NH3 आ जाएंगे, और NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। इसके आगे चलेंगे अपन अमोनिया से नाइट्रेट, अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, जो किसकी उपस्थिति में बनेगा, नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया होता है, उसकी उपस्थिति में अमोनिया से अपने नाइट्राइट का निर्माण होगा। फिर आगे चलेंगे अपन नाइट्राइट से अपने बनता है नाइट्रेट। अब वो भी एक बैक्टीरिया की उपस्थिति में नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, तो वो बैक्टीरिया कौन सा है, अपने नाइट्रोबैक्टर। अब इन अपन क्या करते हैं, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। नाइट्रोसोमोनास को नीचे लिख देते हैं कई बार, और नाइट्रोबैक्टर को नाइट्रोसोमोनास की जगह लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये A और B क्यों लिखा है, तो मैंने यूं लिखा है आपकी मतलब सुविधा के लिए कि यहाँ पे B लिखा है मैंने, तो नाइट्रोबैक्टर में क्या आ रहा है, B आ रहा है। तो आप इजीली समझ जाओगे कि नीचे की साइड में बी पर क्या आएगा, नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्रोबैक्टर का पता चलने के बाद आप अपने आप ही नाइट्रोसोमोनास को ऊपर की साइड लिख दोगे। तो ये आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज से, पहले A लिखो फिर B लिखो। तो B की जगह पहले नाइट्रोसोमोनास से पहले आप नाइट्रोबैक्टर लिख दो कि हाँ B बराबर नाइट्रोबैक्टर, उसके बाद A की जगह कौन सा आ जाएगा, नाइट्रोसोमोनास। अब अपन चलते हैं कि ये अमोनिया से लेके नाइट्रेट
तक जो ये पूरी रिएक्शन हुई है इसको अपन क्या कहेंगे, नाइट्रिफिकेशन। और यहाँ पे जो यूरिया से जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस। क्या कहलाएगा, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ से अपने पास कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्या रहेगा कि यूरिया से अमोनियम कार्बोनेट किसकी उपस्थिति में बनता है, जो आएगा यूरिएज एंजाइम। और इसका एक और क्वेश्चन बन जाएगा यूरिएज एंजाइम का घटक कौन सा पोषक तत्व है, तो आ जाएगा निकल। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि निकल को 17वां पोषक तत्व क्यों ऐड किया गया था, वो अपने लिए कैसे योगदान रखता है। तो यूरिया जो अपने इस भारत में सर्वाधिक योगदान आने वाला उर्वरक यूरिया, उसके अपघटन में सबसे पहले निकल ही काम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बढ़ेगा अपने पास कि यूरिया से जो यूरिया के अपघटन से प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है, तो वो आप यहाँ पे समझ ही गए होगी, यूरिया से बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद अमोनियम कार्बोनेट है। उसके आगे चलते हैं, फिर अपन अमोनियम कार्बोनेट से कौन सा उत्पाद बनता है, वो बनता है अपने पास अमोनिया। तो ये इतना लंबा चौड़ा अपने को जाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि प्लांट से क्या करते हैं पौधे यूरिया को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं, इसलिए टोटल अपघटन की अपने को जरूरत पड़ी। अब 2 क्वेश्चन हो गए अपने पास, एक यूरिएज एंजाइम, एक निकल, एक प्रथम अस्थायी उत्पाद। उसके बाद में आता है कि ये अमोनिया से नाइट्राइट बनने के लिए कौन से बैक्टीरिया की जरूरत होती है। अमोनिया से नाइट्राइट बनने के लिए कौन से बैक्टीरिया की जरूरत होती है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया होगा अपने पास, नाइट्रोसोमोनास। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन आता है अपने पास कि नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है, या कौन से बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति में नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, तो वो कौन सा बैक्टीरिया अपने पास, नाइट्रोबैक्टर। तो अपने ये यूरिया का पूरा मैंने अपघटन आपको बता दिया है। और इसको बताने की जरूरत क्यों पड़ी थी कि आपका क्वेश्चन था कि निकल को 17वां पोषक तत्व ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसको ऐड करने की जरूरत यूं पड़ी थी कि ये पूरी प्रक्रिया उसकी उपस्थिति में ही हो सकती है। उसके बाद एक और बता देता हूं आपको कि अमोनिया से जो नाइट्रेट बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे अपन, नाइट्रिफिकेशन। कैसे होता है, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, आवश्यकता की कसौटी। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 2-3 क्वेश्चन बनते हैं जो जेट में है, सुपरवाइजर, आईसीआर, हर जगह पूछे जाते हैं। तो मैं बताता हूँ आवश्यकता की कसौटी। सर्वप्रथम 1939 में 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर आर्नोल्ड एंड स्टाउट ने 1939 में सर्वप्रथम आवश्यकता की कसौटी दी थी। उसके बाद 1954 में आर्नोल्ड वैज्ञानिक ने, जो आर्नोल्ड पहले दोनों ने मिलकर ये 1939 में आवश्यकता की कसौटी दी थी। फिर आर्नोल्ड ने अकेले ने मतलब इसको 1954 में रिडिफाइन किया था, रूपांतरित किया था। इन्होंने रूपांतरित करके फिर कहा था, मतलब 3 कसौटियां दी थी। तो मैं आपको कौन कौन सी वो कसौटी वो बताता हूँ अच्छे से। तो पहली कसौटी थी कि पौधा किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी होने पर अपनी लाइफ साइकिल या जीवन चक्र कंप्लीट नहीं कर सकता। तो मैं बता देता हूं आपको, पौधा किसी भी आवश्यक पोषक तत्व की कमी होने पर अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता। तो अपनी पहली कसौटी होगी जो आर्नोल्ड और स्टाउट द्वारा दी गई थी कि पौधा किसी भी आवश्यक पोषक, जो 17 आवश्यक पोषक तत्व है उनमें से किसी भी एक आवश्यक पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो उसके बिना वो अपनी लाइफ साइकिल अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाता है। उसके बाद अपने पास सेकंड कसौटी इन्होंने दी थी, जो है कि जो एक आवश्यक पोषक तत्व है उसको दूसरे आवश्यक पोषक तत्व से अपन रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे अपन किसी प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत है, अपन सोच लें कि हाँ इसको अपन फास्फोरस देके कंप्लीट कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर नाइट्रोजन की जरूरत है तो उसको नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा, फास्फोरस की जरूरत है तो फास्फोरस देना पड़ेगा, अगर मोलिब्डेनम की जरूरत है तो मोलिब्डेनम देना पड़ेगा। अपन सोच के भी उसको नहीं दे सकते, क्योंकि इस कसौटी में कहा गया है इनके द्वारा किसी भी एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी को अदर या दूसरे आवश्यक पोषक तत्व से
अपन रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी को दूसरे पोषक तत्व से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। तो अपनी दूसरी कसौटी होगी कि एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी को अपन दूसरे आवश्यक पोषक तत्व से अपन दूर नहीं कर सकते। उसको जो जरूरत है वही पोषक तत्व अपन देंगे, तभी वो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाएगी। फिर आती है अपनी तीसरी कसौटी। तीसरी कसौटी में कहा गया है कि किसी भी पोषक तत्व का पौधे के जो जीव द्रव्य होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, सीधा संबंध होता है। किसी भी आवश्यक पोषक तत्व का पौधे के जीव द्रव्य से सीधा संबंध होता है। किसी भी पोषक तत्व का पौधे के जीव द्रव्य से सीधा संबंध या कांटेक्ट होता है। तो ये मुख्य रूप से 3 कसौटियां आर्नोल्ड एंड स्टाउट द्वारा सर्वप्रथम 1939 में दी गई थी। उसके बाद 1954 में आर्नोल्ड द्वारा इसको रूपांतरित या रिडिफाइन किया गया था और फिर ये 3 मुख्य कसौटियां दी गई थी। तो अपन ने अभी आवश्यकता की कसौटी भी कंप्लीट कर ली है और आज अपन ने पढ़ लिया पोषक तत्व की डेफिनेशन क्या होती है, पोषक तत्व क्या होते हैं। इसके बाद पढ़ा अपन ने कितने पोषक तत्व होते हैं और सबके लास्ट में कौन से पोषक तत्वों को ऐड किया गया था, कब किया गया था। उसके पश्चात अपन ने पढ़ा कि उसको ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी थी, निकल को जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो मैंने बता दिया कि यूरिया के अपघटन में सहायक होता है निकल। तो मैंने यूरिया का अपघटन भी आपको पूरे अच्छे से पढ़ा दिया। उसके बाद आती है अपने आवश्यकता की कसौटी। तो आवश्यकता की कसौटी की कौन कौन से वैज्ञानिकों ने और कब दी थी और कौन कौन सी आवश्यकता की कसौटी होती है, वो सब मैंने आज आपको पढ़ा दिया है। तो आज के लिए शायद इतना ही काफी होगा और नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा कि पोषक तत्व कितने टाइप के होते हैं, कौन से टाइप में कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। फिर उसके बाद अपन डिटेल से एक एक पोषक तत्व को अलग अलग पढ़ेंगे। उसकी कमी के लक्षण पौधों में क्या आते हैं, उसकी अधिकता से कौन सी कमी हो जाती है, कौन से विकार होते हैं, ये सब चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते रहेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। धन्यवाद।